Good morning, all of you. बीकॉम पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन व्यवसाय प्रशासन पेपर फर्स्ट बिजनेस लॉ व्यापारिक संनियम। आज अपना टॉपिक रहेगा व्यर्थ ठहराव। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन बनता है 20 नंबर का, इसलिए आप अच्छी तरह से इसको तैयार करना। वॉइड एग्रीमेंट्स, वैध अनुबंध के लिए ठहराव की आवश्यक शर्त है कि ठहराव उनमें से नहीं होना चाहिए जिन्हें अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिया है। धारा 10। व्यर्थ ठहराव वह है जिसे कानून द्वारा प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। ऐसा ठहराव पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के वैधानिक दायित्वों को उत्पन्न नहीं करता है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने वचन के पालन के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम में निम्नलिखित ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए हैं। नंबर 1, अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। नंबर 2, तथ्य से संबंधित गलती वाले ठहराव। विदेशी राजनियम की गलती वाले ठहराव। अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य के ठहराव। आंशिक अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल वाले ठहराव। बिना प्रतिफल वाले ठहराव। विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले ठहराव। अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। बाजी के ठहराव। असंभव घटना पर आधारित ठहराव। असंभव कार्यों को करने के ठहराव। तो इस प्रकार ये 13 प्रकार के ठहराव हैं जो स्पष्ट रूप से अधिनियम के अंतर्गत व्यर्थ घोषित किए गए हैं। अब इनका क्रम वाइज अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। नंबर 1, अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए गए ठहराव। धारा 11 में निम्नलिखित 3 प्रकार के व्यक्तियों को अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। नंबर 1, अवयस्क। नंबर 2, अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति। तथा 3, राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति। यदि इन 3 प्रकार के पक्षकारों द्वारा अनुबंध किया जाता है तो वह ठहराव व्यर्थ होता है। दूसरा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव, तथ्य संबंधी गलती पर आधारित ठहराव। धारा 20 के अनुसार जब ठहराव के दोनों पक्षकार के किसी भी आवश्यक तथ्य से संबंध में गलती होने पर, दोबारा सुन लीजिए। धारा 20 के अनुसार जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के किसी भी आवश्यक तथ्य के संबंध में गलती पर होते हैं तो वह ठहराव व्यर्थ कहलाता है। अतः ठहराव तथ्य संबंधी गलती के आधार पर होता है तो वह ठहराव पूर्णतः व्यर्थ हो जाता है। तीसरा, विदेशी राजनियम की गलती वाले ठहराव। जब पक्षकार किसी ठहराव को करते समय किसी दूसरे देश के राजनियम के संबंध में गलती कर बैठते हैं तो ऐसी गलती विदेशी राजनियम से संबंधित गलती कहलाती है। विदेशी राजनियम के संबंध में गलती के आधार पर हुए ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होते हैं। धारा 21। चौथा व्यर्थ ठहराव का प्रकार है अवैधानिक प्रतिफल तथा उद्देश्य वाले ठहराव। धारा 23 में निम्नलिखित प्रकार के ठहरावों को अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल का माना गया है, जैसे यदि कोई ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित है, अथवा यदि कोई ठहराव इस प्रकार का है कि यदि अनुमति दे दी जाए तो वह किसी राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देगा, अथवा वह ठहराव कपटमय है, अथवा यदि उस ठहराव से किसी व्यक्ति या संपत्ति को हानि पहुंचती है, अथवा यदि न्यायालय उस ठहराव को अनैतिक समझता है, अथवा यदि न्यायालय उस ठहराव को लोक नीति के विरुद्ध समझता है। तो अवैधानिक प्रतिफल एवं उद्देश्य के ठहराव, ये 6 प्रकार के ठहराव हैं जो धारा 23 में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। 5वां, आंशिक रूप से अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल के ठहराव। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जबकि ठहराव आंशिक रूप से वैधानिक होता है तथा आंशिक रूप से अवैधानिक।
यदि ऐसे ठहरावों को वैध एवं अवैध भाग को अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है तो वैध भाग वैध तथा अवैध भाग वाला ठहराव व्यर्थ होगा। छठा, बिना प्रतिफल के ठहराव। सामान्यतः बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं। धारा 25 में जहाँ पर यह कहा गया है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं, वहाँ कुछ अपवादजनक परिस्थितियों का वर्णन भी किया जाता है जिनमें प्रतिफल के अभाव में भी ठहराव वैध होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ एक अपवादजनक परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः बिना प्रतिफल वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं। सातवां, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। अवयस्क को छोड़कर किसी भी अविवाहित व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं। सातवां, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। भारतीय संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को व्यापार, व्यवसाय, पैसे की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसी के अनुरूप भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 में ये लिखा है कि प्रत्येक ऐसा ठहराव जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के किसी भी विधिपूर्ण व्यवसाय, धंधे या व्यापार में रुकावट डाली जाती है तो वह ठहराव उस सीमा तक व्यर्थ होगा। अगला है वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव। जब किसी ठहराव का उद्देश्य वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालना होता है तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। संशोधित धारा 28 में इस संबंध में कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। नंबर 1, अधिकारों के प्रवर्तन पर रोक लगाने वाले ठहराव। नंबर 2, प्रवर्तन अवधि को सीमित करने वाले ठहराव। नंबर 3, एक अवधि के बाद अधिकार समाप्त करने वाले ठहराव। अगला व्यर्थ ठहराव के प्रकार में है अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव। जब ठहराव इस प्रकार के हों कि उनका अर्थ निश्चित न हो अथवा उनका अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता हो तो ऐसे ठहराव अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव माने जाते हैं। ऐसे ठहराव भ्रामक एवं संदेहास्पद प्रकृति के होते हैं, अतः व्यर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए राम श्याम को 1000 टन बासमती चावल गोपाल द्वारा निर्धारित किसी किए जाने वाले मूल्य पर बेचने का ठहराव करता है तो यह ठहराव वैध होगा। इसका दूसरा उदाहरण, राम श्याम को अपना घोड़ा 5 या 10,000 रुपये में बेचने का ठहराव करता है। यह अनुबंध अनिश्चितता के कारण व्यर्थ है क्योंकि इसमें 5 या 10,000 दो बातें लिखी गई है अथवा देकर के, तो इसका अर्थ निश्चित नहीं है कि घोड़े की कीमत कितनी है। अगला ठहराव है व्यर्थ ठहरावों में बाजी के ठहराव। बाजी का ठहराव वह होता है जिसमें किसी अनिश्चित घटना के निश्चित हो जाने या अभिनिर्णित हो जाने पर धन या धन का मूल्य देने की प्रतिज्ञा होती है। इस प्रकार परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बाजी के ठहराव ऐसे ठहराव हैं जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर करते हैं। ऐसे ठहरावों में पक्षकार यह ठहराव करते हैं कि ऐसी अनिश्चित घटना के निश्चित हो जाने पर या घटित हो जाने पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को एक निश्चित धनराशि देगा अथवा प्राप्त करेगा। बाजी के ठहराव के लक्षण। बाजी के ठहराव के प्रमुख लक्षण इस प्रकार है। नंबर 1, ठहराव अनिश्चित घटना के घटित होने पर आधारित होता है। नंबर 2, घटना किसी और घटित होगी
अथवा हो चुकी है, इस संबंध में दोनों पक्षकारों को जानकारी नहीं होती है। नंबर 3, दोनों पक्षों की हार जीत के अतिरिक्त घटना में अन्य कोई हित नहीं होता है। नंबर 4, बाजी के ठहराव से एक पक्ष को हानि तथा दूसरे पक्ष को लाभ होता है। नंबर 5, ठहराव में घटना के निश्चित होने जाने पर निश्चित धन अथवा वस्तु देने की प्रतिज्ञा होती है। नंबर 6, बाजी के ठहराव में प्रत्येक पक्षकार को हारने अथवा जीतने की संभावना समान लगती है। नंबर 7, बाजी के ठहराव में घटना ऐसी होती है जिसके घटित होने पर किसी पक्षकार का नियंत्रण नहीं होता है। नंबर 8, बाजी के ठहराव सदैव व्यर्थ नहीं होते हैं, इनके कुछ अपवाद होते हैं, जैसे लॉटरी, वर्ग पहेली इत्यादि। अगला ठहराव का प्रकार है असंभव भावी घटना पर आधारित ठहराव। यदि कोई ठहराव किसी असंभव घटना के घटित होने पर निर्भर करता है तो वह ठहराव व्यर्थ होगा, चाहे ऐसी घटना की असंभाव्यता की जानकारी ठहराव करते समय ही क्यों न हो। धारा 36, जैसे कमल विमल से ठहराव करता है कि यदि वह सुजाता से शादी कर लेगा तो वह उसे 500 रुपये देगा, जबकि ठहराव के समय से पूर्व सुजाता मर चुकी है। यह ठहराव असंभव घटना पर आधारित है, अतः यह ठहराव व्यर्थ माना जाएगा। अगला ठहराव है लास्ट, असंभव कार्यों को करने के ठहराव। अनुबंध अधिनियम के अनुसार ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है जो किसी ऐसे कार्य को करने के लिए है जो प्रारंभ से ही असंभव है। इसका तात्पर्य अपने को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भविष्य में कोई कार्य असंभव होने पर ठहराव व्यर्थ नहीं होगा। यदि भविष्य में कुछ घटनाओं के घटित होने या राजनियम में परिवर्तन होने के कारण कोई ठहराव पूरा नहीं किया जा सकता है तो ऐसा ठहराव असंभाव्यता के आधार पर व्यर्थ हो जाता है। किंतु ऐसी असंभाव्यता भौतिक या वैधानिक कारणों से उत्पन्न हो जाती है। किंतु यदि आर्थिक कारणों से कोई ठहराव पूरा करना असंभव होता है तो ऐसा ठहराव व्यर्थ नहीं होगा। धारा 56। किंतु इस संबंध में यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने का वचन देता है जो उसकी दृष्टि में असंभव है या उचित प्रयासों के द्वारा उसकी असंभाव्यता या अवैधानिकता को ज्ञात किया जा सकता है, किंतु दूसरे पक्षकार को उसकी असंभाव्यता की जानकारी का आभास भी नहीं होता है, तो ऐसा ठहराव करने वाले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को होने वाली क्षति की पूर्ति करनी पड़ेगी। धन्यवाद।